हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में सीपीटी भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। चेस्ट फिजियोथेरेपी सीपीटी इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल टेक्निक यूज्ड टू रिमूव ब्रोंकियल सिक्रीशंस, improve ventilation, enhance lungs expansion in patient with respiratory disorder। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक का ग्रुप है जिसका यूज हम लंग्स के अंदर जमे हुए म्यूकस या सिक्रीशन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। इसका मेन एम क्या होता है? ब्रीथिंग को इम्प्रूव करना, लंग्स को एक्सपेंड करना और ऑक्सीजनेशन को और अच्छा बनाना। सिंपल शब्दों में बताऊं तो चेस्ट फिजियोथेरेपी लंग्स को साफ रखने और पेशेंट को सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें फर्स्ट आता है टू लूजन एंड रिमूव रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को लूज और रिमूव करना, मतलब जो कफ के अंदर जो बलगम जमा होता है उसे निकालना। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस। जो एयरवे क्लियरेंस होता है उसका इम्प्रूव करना, जिससे एयर का रास्ता क्लियर हो सके। टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। लंग एक्सपेंशन को बढ़ाना, जिससे लंग्स अच्छे से खुलने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना, जिससे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। एट टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना, जिससे लंग्स को कोलैप्स होने से बचा सके। नेक्स्ट है टू रिड्यूस रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क कम करना। टू इम्प्रूव ओवरऑल ब्रीथिंग इफिशियंसी। ओवरऑल जो ब्रीथिंग एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी चाहिए। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी हम उन पेशेंट में दी जाती है जिन्हें निमोनिया हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, मतलब म्यूकस ज्यादा हो गया हो, जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, एटेलेक्टेसिस हो, मतलब लंग्स का एक पार्ट कोलैप्स हो जाना, ब्रोंकिटाइटिस। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, स्पेशली चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। पेशेंट ऑन प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, ज्यादा टाइम तक बेड पे रहने वाले पेशेंट। पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पर जो पेशेंट होते हैं उन्हें। तो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी इंडिकेशन में याद ये रखना है हमें, जहां म्यूकस ज्यादा हो, उन पेशेंट जो खुद से अपना कफ है वो निकाल ना पा रहे हो, उन पेशेंट में जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है वो यूजफुल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। चेस्ट फिजियोथेरेपी शुड बी अवॉइडेड और यूज्ड ए क्वेश्चन इन, मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी अवॉइड और सक्सेसफुली देनी चाहिए अगर पेशेंट को रिफ्रैक्चर हो, सीवियर ओस्टियोपोरोसिस हो, मतलब रिब्स जो बोन है वो वीक हो गई हो, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक्टिव हीमोपेटेसिस, अनट्रीटेड निमोथोरेक्स, सीवियर हाइपोक्सीमिया, रिसेंट चेस्ट और स्पाइनल सर्जरी। इन कंडीशन में हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं देते। जहां रिस्क ज्यादा हो वहां चेस्ट फिजियोथेरेपी से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें फर्स्ट आता है पोस्चुरल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है चलो देखते हैं। तो पोस्चुरल ड्रेनेज यूजेस ग्रेविटी टू हेल्प ड्रेन सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक लंग सेगमेंट। मतलब जो पोस्चुरल ड्रेनेज है में हम ग्रेविटी को काम में लेते हैं, मतलब यूज करते हैं, ताकि लंग्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में जमे हुए जो म्यूकस है उसको बड़े एयरवे की तरफ ड्रेन हो सके। इसके की पॉइंट्स है पेशेंट इज प्लेस्ड इन स्पेसिफिक पोजीशन। पेशेंट को स्पेसिफिक पोजीशन में लिटाया जाता है। इच पोजीशन इज मेंटेन्ड फॉर 5 to 15 मिनट।
हर पोजीशन को 5 से 15 मिनट तक मेंटेन किया जाता है। बेस्ट परफॉर्म बिफोर मील्स और 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील्स। ये प्रोसेस खाने से पहले या मील के खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद करना बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। नेक्स्ट है परक्यूशन, चेस्ट क्लैंपिंग। तो परक्यूशन इन्वॉल्व रिदमिक क्लैंपिंग ऑफ द चेस्ट वॉल विद क्यूब्ड हैंड और लूजन सिक्रीशन। इसको हम चेस्ट क्लैंपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें नर्स या जो थेरेपिस्ट होते हैं वे क्यूब्ड हैंड कैसे, तुम्हें मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे इस तरीके से हाथ को बना के, हाँ, इस तरीके क्यूब्ड हैंड बना के चेस्ट पर रिदमिक क्लैंपिंग करते हैं ताकि थिक सिक्रीशन लूज हो सके, ठीक है। इसकी टेक्निक है हैंड्स आर क्यूब्ड। जो हाथ होते हैं हमेशा क्यूब्ड शेप में होनी चाहिए। परक्यूशन इज डन ओवर लंग सेगमेंट्स। परक्यूशन लंग सेगमेंट्स पर ही जाती है। अवॉइड स्पाइन, किडनी, ब्रेस्ट एंड बोनी एरिया। जो स्पाइन है, किडनी, ब्रेस्ट और बोनी एरिया पर जो परक्यूशन है वो नहीं करते अपन, ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज अप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन टू मूव लूजन सिक्रीशन टुवर्ड द सेंट्रल ईयरवे। वाइब्रेशन हम एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ते टाइम देते हैं, जिससे लूज हुआ जो म्यूकस है वो सेंट्रल एयरवे की तरफ मूव हो जाता है। इसकी टेक्निक है फ्लैट हैंड्स प्लेस्ड ऑन चेस्ट वॉल। दोनों हाथ चेस्ट वॉल पर रखे जाते हैं। जेंटल सेकिंग मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मतलब सांस छोड़ते वक्त जेंटल सेकिंग मूवमेंट देते हैं, जैसे ये देखो इसके पीठ पे दोनों हाथों से कर रहे हैं वैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की। जो चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये लंग्स को एक्सपेंड करने में मदद करता है, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है और एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट होने से बचाता है, एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करता है। कफिंग एंड हुफिंग, तो ये क्या है, ये सिक्रीशन को बाहर निकालने में मदद करता है। जब पेशेंट को पेन हो और कफ पॉसिबल नहीं हो तब हम हुफिंग टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो इसमें प्रोसीजर शुरू करने से पहले नर्स को प्रिपरेशन करनी होती है। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करना, वाइटल साइन और SpO2 चेक करना, प्राइवेसी और कंफर्ट इंश्योर करती है और पेशेंट को करेक्ट पोजीशन में रखती है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो पोस्चरल ड्रेनेज परफॉर्म करना, परक्यूशन और वाइब्रेशन अप्लाई करना, द पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करना और जरूरत हो तो कफिंग या जो सक्शन में हेल्प करना। और बाद में है आफ्टर केयर। इसके अंदर क्या है कि प्रोसीजर के बाद प्रॉपर आफ्टर केयर बहुत जरूरी होती है। तो लंग्स साउंड दोबारा असेस करती है, लंग करना, SpO2 मॉनिटर करना, ओरल हाइजीन प्रोवाइड करना, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना एंड प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करना। ये था प्रोसीजर ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दी पेशेंट को, अगर उसके कफ जमा है बहुत ज़्यादा। हाइपोक्सीमिया हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, फटीग, वॉमिटिंग, रिब इंजरी, ये रेयर है, रेयर केस में, ब्रोंकोस्पाज्म और कार्डिक अरिथमियास, ये भी रेयर है। इसीलिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट आता है
चेस्ट बिफोर सीपीटी से पहले क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हम देखेंगे। इसमें लंग्स साउंड असिस्ट करना होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को रिव्यू करना होता है और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है बिफोर सीपीटी। ड्यूरिंग सीपीटी हम क्या करते हैं वो देखते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न ऑब्जर्व करना, पेशेंट की टॉलरेंस मॉनिटर करना, अगर डिस्ट्रेस हो तो प्रोसीजर तुरंत स्टॉप करना। और आफ्टर सीपीटी हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लंग्स साउंड रीअसेस करना, इफेक्टिवनेस इवालुएट करना, पेशेंट रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस। अवॉइड सीपीटी इमीडिएटली आफ्टर मील, खाने के तुरंत बाद सीपीटी अवॉइड करें। यूज क्वेश्चन इन एडल्टली पेशेंट, एडल्टली पेशेंट में क्वेश्चन का यूज करें। एडजस्ट टेक्निक फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, जो बच्चे होते हैं जो पेशेंट होते हैं उनके लिए टेक्निक को एडजस्ट करें। कंबाइन सीपीटी एंड विद ऑक्सीजन थेरेपी प्रिस्क्राइब्ड, अगर डॉक्टर ने दोनों चीज प्रिस्क्राइब करी है तो सिर्फ कंबाइनली यूज करें। डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में लिखना चाहिए डेट और टाइम ऑफ सीपीटी, कौन कौन सी टेक्निक यूज हुई है, कौन से लंग्स एरिया को ट्रीट किया गया है, पेशेंट का रिस्पॉन्स और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई। एट लास्ट थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, चेस्ट फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो लंग्स को क्लियर रखने, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में मदद करता है।